हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मूल अधिकारों के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 पर बात की गई है। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के बारे में बात की थी। आज हमारा है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में 6 अधिकारों की बात की गई है। सबसे पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या कहा गया है, जो आपके विचार हैं आप उनको किसी भी माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। जो हमारी प्रेस है और मीडिया है वो किसके सहारे चलती है, इस आर्टिकल के सहारे चलती है। तो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, प्रेस और मीडिया वाले क्या करते हैं, किन्हीं भी दो मुल्ला और पंडित जैसे दिखने वाले दो लोगों को पकड़ लेते हैं और उनमें क्या शुरू कर जाते हैं, बहस। उनमें बहस होती है और जो हमारी जो जनता है, जो भोली भाली जनता है हमारे देश की, वो उसे देखकर क्या है, परेशान। हमारी प्रेस और मीडिया है, उसे कोई डिबेट करानी है तो किन्हीं बुद्धिजीवी लोगों को लेकर आइए, किसी प्रोफेसर को लेकर आइए या किसी और जो विशेष व्यक्ति हो जिसे किताबी और फील्ड दोनों का ज्ञान हो, उन लोगों को लेकर आइए और उनके बीच डिबेट कराइए। ये लोग क्या करते हैं, किन्हीं भी दो बहरूपियों को पकड़कर उनके बीच डिबेट कराते हैं, जिससे जनता भी परेशान होती है और जो आम नागरिक है वो भी परेशान होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो राज्य है वह उच्चतम न्यायालय के तहत या उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस पर प्रतिबंध भी लगा सकती है, यदि हमारे देश की संप्रभुता या एकता को खतरा हो। आर्टिकल 19 में दूसरा पॉइंट है संघ बनाने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अपना संघ बना ले सकता है, लेकिन राज्य इस पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि अगर देश की संप्रभुता को, एकता को खतरा है तो इस प्रकार के संघ को राज्य बनाने से रोक सकता है। उसके बाद है शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। ये भी ज्यादातर आप देखते हैं कहीं भी धरने होते रहते हैं, प्रदर्शन होता रहता है, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग। इसमें किसी को भी शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, वहां पर धारा 144 लागू ना हुई हो। उसके बाद है आवाज संचरण का अधिकार। यानी कि जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें पूरे देश में घूमने की आजादी है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। जो हमारे व्लॉगर हैं, यूट्यूब पर जो व्लॉग वगैरह बनाते हैं, आपने देखा भी होगा, वो किसी भी राज्य के हो, किसी भी स्टेट के हो, कहीं पर भी जाकर अपनी वीडियो शूट करते हैं और फेसबुक पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, जिससे अन्य बातों की जानकारी हमें मिल सकती है। लेकिन जो हमारी राज्य सरकार है वो ऐसे क्षेत्र जहां विशेष जनजाति रहती हो, ऐसे क्षेत्रों में जाने से रोक लगा सकती है, क्योंकि उन जनजाति क्षेत्रों की अपनी विशेष संस्कृति होती है, विशेष सभ्यता होती है, विशेष वेशभूषा होती है। उसे बचाने के लिए सरकार संचरण पर रोक लगा सकती है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे देश को खतरा हो या देश के निवासियों को खतरा हो, उसके संचरण पर रोक लगा सकती है। किसी बदमाश वगैरह के संचरण पर, घूमने पर रोक लगा सकती है। सरकार जो वैश्याएं हैं उनके घूमने पर भी रोक लगा सकती है। उसके बाद है निवास या बस जाने का अधिकार। जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें पूरे देश में, पूरे भारत में कहीं भी बस जाने का अधिकार है, यानी कि वो कहीं भी अपना घर बना सकते हैं। पहले कश्मीर में इसकी इजाजत नहीं थी, यानी कि जो कश्मीर था वहां पर जो भारतीय लोग थे वहां पर जाकर अपनी जमीन खरीदकर नहीं बस सकते थे। लेकिन धारा 370 के हटने से क्या हुआ, अब वहां पर जो भारतीय नागरिक है वो भी जमीन खरीद सकते हैं, वहां पर निवास कर सकते हैं। इसके बाद है व्यापार की स्वतंत्रता। यानी कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक पूरे भारत में कहीं भी जाकर अपना व्यापार कर सकता है, अपना व्यवसाय कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की
रुकावट नहीं होगी। यानी कि जो हमारा संविधान है वो हमें मूल अधिकारों के माध्यम से यह अधिकार देता है कि हम कहीं भी पूरे भारत में अपना व्यापार व्यवसाय जाकर कर सकते हैं। इसके बाद है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें 3 बातें कही गई हैं। पहला है कोई पूर्व पद कानून नहीं। इसका मतलब यह है अगर कोई अपराधी कोई गलत काम करता है तो उसे जो सजा मिलेगी वो जो इस समय अपराध करता है उस समय जो कानून है, जो नियम है, उन्हीं के अनुसार सजा मिलेगी, ना कि पहले किसी नियम के अनुसार सजा मिलेगी या कोई बाद में कोई नियम है उसके अनुसार सजा मिलेगी। दूसरा है दोहरी अक्षति नहीं, यानी किसी भी क्राइम के लिए किसी भी मुजरिम को 2 बार दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा है स्व अभिशंसन नहीं, यानी कि कोई भी अपराधी है उसको स्वयं के खिलाफ गलत बोलने पर या गवाही देने के लिए नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब यह है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा ही उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है। यह मेनका मामले 1978 में कहा गया। इसके बाद है 21 क्या है? इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया? जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए सरकार या राज्य मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था कराएगी। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी में संरक्षण की बात की गई है। यानी कि इसमें क्या कहा गया है? इसमें 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला है दंडात्मक, दूसरा है निवारक। दंडात्मक में क्या होगा? जब आपको ये क्या है, जब आप क्राइम यानी कि कोई भी व्यक्ति जब क्राइम कर देता है उसके बाद गिरफ्तारी होती है, वो किस में आती है? दंडात्मक में। इसमें क्या है? इसमें उसके लिए वारंट जारी किया जाता है। दूसरा इसमें क्या है? जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन इसमें यात्रा के समय को छोड़कर, यानी कि जब आप थाने से लेकर मजिस्ट्रेट तक किसी अपराधी को लेकर पुलिस जाती है तो उस बीच में जो भी समय लगता है उसे छोड़कर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। उसके बाद इसी में क्या कहा गया है? अगर कोई आदमी ऐसा है जिसके पास वकील करने के पैसे नहीं है तो सरकार क्या करेगी? उसके लिए सरकारी वकील की व्यवस्था करेगी। एक है निवारक। ये इसमें क्या है? इसमें सरकार ने व्यवस्था की है यदि किसी व्यक्ति से सरकार को लगे कि देश को खतरा है तो उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें किसी भी वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा इसमें क्या है? 30 दिन तक गिरफ्तार या नजरबंद किया जा सकता है। 370 हटने पर कश्मीर के जितने भी बड़े नेता थे उनको क्या कर दिया गया? घर में ही नजरबंद कर दिया गया। इसके लिए सरकार ने कई कानून भी बनाए हैं, जैसे एस्फा 1958 में बनाया गया, मीसा 1971 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बनाया गया, जिसमें सभी जो भाजपा के नेता थे या छोटे दल के नेता थे उन्हें क्या किया? गिरफ्तार कर लिया गया। एक टाड़ा और पोटा ये आर्मी के लिए बनाया गया है, यानी कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए इन 2 कानूनों को बनाया गया। ऐसे ही एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी रासुका जिसको बोलते हैं, इन कानूनों के अंतर्गत क्या है कि सरकार किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती। आर्टिकल 22 के बाद है शोषण संबंधी अधिकार, यानी कि आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है कि
बालतः श्रम व मानव दुष्व्यापार निषेध। के बाद आर्टिकल 24 में क्या है, इसमें कहा गया है कि कारखानों में बालकों के नियोजन निषेध, यानी कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं कारखानों में या कंपनियों में उनके काम करने पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है या उनके काम करने पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए। आपके आसपास ऐसे कुछ बच्चे हैं जो आप देखते हैं कंपनी वगैरह में या दुकान वगैरह पे या कहीं पर भी कूड़ा बीनते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो कई इस प्रकार के एनजीओ हैं जो बच्चों के सुधारने में या बच्चों के जो जीवन स्तर है उसको सुधारने में काम कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार भी इसके लिए लगी हुई है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, बच्चों से संपर्क करके, उनके घर वालों से संपर्क करके उन एनजीओ तक उनको लेकर जाना है। जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी बच्चों के जो शिक्षा है उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। उसके लिए उन्होंने परिषद की पाठशाला नाम एक सेवा कार्य भी विद्यार्थी परिषद ने चलाया हुआ है। अब है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में कहा गया है अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में दी गई है। यह अधिकार भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। उसके बाद है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है, इसमें धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की बात की गई है या कोई भी व्यक्ति धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध कर सकता है। इसके बाद है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में क्या कहा गया है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की समुदाय की स्वतंत्रता, यानी कि आप धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर ले सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती इसके लिए किसी भी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती कर की उगाही नहीं की जा सकती। इसके बाद है आर्टिकल 28। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य की निधि से पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि जो भी स्कूल व कॉलेज या यूनिवर्सिटी राज्य के अधीन आते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी स्कूल में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात की गई है। आर्टिकल 29 में कहा गया है जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण होगा। इसमें राज्य के अधीन आने वाली किसी भी संस्था में या राज्य द्वारा पोषित किसी भी संस्था में धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल 30। इसमें क्या कहा गया है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जैसे मदरसे। इनमें क्या है, मुस्लिम समुदाय द्वारा अपने धर्म की शिक्षा देती है। लेकिन हाल फिलहाल में असम के जो मुख्यमंत्री हैं बिस्वाजी, उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ के काफी जो प्राइवेट मदरसे चल रहे थे उन्हें क्या कर दिया, बंद कर दिया।